नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, आज दिन है रविवार का, तो किसी बड़ी खबर का एक विश्लेषण हम करते हैं। और इस हफ्ते की मेरे हिसाब से बड़ी खबर है वो 272 की गैंग। जी हाँ, मैं गैंग शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो करने की कोशिश की वो किसी भी तरह से इस देश के संवैधानिक सिस्टम या लोकतांत्रिक सिस्टम को मजबूत करने वाला तो कतई नहीं था। एक लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ एक ओपन लेटर और एक हवा बनाने की जो कोशिश की गई वो लोकतंत्र के लिए घातक ही साबित होगा। इसलिए मैंने ये गैंग शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया है। जो उन्होंने कोशिश की, उस कोशिश के चक्कर में बेचारे खुद एक्सपोज हो गए, साथ में लोगों के दिलों में और ज़्यादा शक पैदा कर गए कि वे कुछ तो है जो चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, वरना बार बार उनको बचाने की कोशिश क्यों जारी, क्यों लोग उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। जब आप एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होते हो, जब आप इस तरह के सोसाइटी के जो है वो सफ़ेद पूछ लोग होते हो, तो आप सवाल सरकार से पूछते हैं, लोगों की तकलीफ़ों से रिलेटेड सरकार से सवाल पूछते हैं और कहते हैं, चिट्ठी ओपन लेटर अगर लिखना सरकार को लिखते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा। जनता ने आपको चुना है तो उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा। ये पहली बार हुआ कि जब सरकार के समर्थन में लीडर ऑफ अपोजिशन से ये सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार से भी नहीं, इनफैक्ट एक संस्थान से जिसको लेकर लोगों को शक है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब नहीं दे रहा। तो ऐसे एक तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी के ही सब रोजगार योजना के सदस्य हैं, तो इनको जवाब देने के लिए कुछ सॉलिड आवाज़ चाहिए जो इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दे सके। तो उसके लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार और बेबाक तरीके से अपनी बात रखने वाले अजय शुक्ला जी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अजय भाई स्क्रीन पर आपके सामने आ गए हैं, और जैसे मैंने कहा था कि बराबर का जवाब देने के लिए एक बराबर का आदमी चाहिए, तो अजय शुक्ल जी से बेहतर कोई इन 272 गैंग 272 को जवाब दे नहीं सकता। अच्छा भाई, ये बताइए, ये जो 272 गैंग 272 है, चिट्ठी लिख रहे हैं राहुल गांधी को, लिखा इन्होंने जो भी किया, जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं शो तब भी 272 ही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं ये 543 भी जा सकता है। इसके पीछे मंशा क्या लगती है आपको, या सिर्फ मोदी भक्ति है या कुछ और भी है? देखिए प्रदीप भाई, एक चीज मैं बड़ा ईमानदारी से कहूं, राहुल गांधी ने खुद डेटा कोई बनाया तो है नहीं, चुनाव आयोग का डेटा है। सिग्नेचर्ड जो कॉपी उन्होंने उसकी ली, हार्ड कॉपी, वो भी वो लेके आए थे और उन्होंने दिखा दिया, साहब ये पहाड़ रखे हैं और इनमें हमने तहकीकात की है, जो चुनाव आयोग का डेटा है। अब उसी डेटा की कमियों को उन्होंने बताया क्या क्या गड़बड़ियां हैं। यदि उन्होंने गड़बड़ियां बताई थी, मैं कहता हूं बड़ा अच्छा है, मैं तो बड़ा गर्व करता हूं भारत के निर्वाचन आयोग पे, क्योंकि जब 1951 में पहला चुनाव शुरू हुआ, आप देखिए कितनी विषम परिस्थिति थी, कितना गरीब देश था, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी ने कितने बेहतरीन तरीके से उसको मैनेज किया था, और किस तरह से मतदाता जोड़े, कैसे किया, भारत के लोगों का एक उत्साह था। हमारा चुनाव आयोग, और वो चुनाव आयोग जब त्रिसदस्यीय बना, कि संख्या बढ़ गई है, सब चीजें बढ़ गई, उसको और वो किया गया। टीएन शेषन जैसा व्यक्ति आया जिसने क्या कहा, हम भारत सरकार के चुनाव आयोग नहीं है, हम भारत के चुनाव आयोग। उस आदमी ने कितनी बड़ी लकीर खींची। उनके बाद के तमाम सारे लोग हुए, बहुत अच्छा चला, लेकिन पिछले 2-3 जो मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं, वही सवालों की घेरे में आए। 19-20 जो एक आध लोगों पे सवाल उठाए, जैसे लिंग 2 पर सवाल खुद नरेंद्र मोदी ने उठाया था, तब जब उनका अपॉइंटमेंट अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तो साहब ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो कांग्रेस के किए हुए थे इसलिए आप कह रहे हैं, और वो कोई कांग्रेसी भी नहीं थे, वो बीजेपी के प्रो भी माने जाते थे। तो मैं इसी तरह कह रहा हूं, उसके बाद तो नहीं उठा, किसी पे व्यक्तिगत सवाल नहीं उठा। व्यक्तिगत सवाल पहली बार उठा 2019 के इलेक्शन से, और उसके बाद
लगातार बढ़ता गया। अच्छा, मैं कहता हूं बिल्कुल चोर नहीं था चुनाव आयोग। साहब, क्या जरूरत है प्रदीप चौहान को या अजय शुक्ला को कि ये हमें प्रोटेक्शन दीजिए कि हम कोई भी काम कर ले, बुरे से बुरा कर ले, गलत से गलत कर दे, फिर भी हम पर मुकदमा नहीं चल सके, हम पर कोई क्रिमिनल केस ना हो सके, हमें पूरा एक्सक्यूज कर दिया। ये तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के लिए भी नहीं है, प्रधानमंत्री के लिए भी नहीं। तो क्यों ये किया जा रहा है? क्योंकि चोर जब होता है तो उसे डर लगता है। तो वास्तव ये है कि बचाव उसे चाहिए है जो व्यक्ति है। हम तो कहते हैं आपको चेक करना है कि हमने क्या चोरी किया, ये मेरे घर में जहां चाहिए जो चाहिए चेक कर लीजिए आज। क्यों? हम चोर नहीं है। प्रदीप चौहान भी ये बात कह देंगे, लेकिन कोई चोर तो नहीं कहेगा, भ्रष्ट आदमी तो नहीं कहेगा। तो साहब, जब हम ये कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो राहुल गांधी उसको सबूत लेके आ गए और उन्होंने आरोप नहीं लगाया, उन्हीं सबूतों को बताया कि ये फैक्ट है चुनाव आयोग के डेटा में। अब यदि वो गलत कह रहे थे, गलत सबूत पेश कर रहे थे या कोई और चीज थी, आप कहते राहुल गांधी ने जो सबूत दिए वही गलत है। आपने ये तो नहीं कहा, आपने कहा कि नहीं बस सब वो गलत बोल रहे हैं। अरे गलत बोल रहे हैं, बताइए उनके जो क्वेश्चन थे आप उनका जवाब दे दो। उनमें से उन्होंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 में से तीनों में उन्होंने किसी में जवाब नहीं दिया। अभी जब लोकसभा के डेटा मांगा गया, सीसीटीवी फुटेज, कोर्ट ने कहा तो कोर्ट में ही उन्होंने कहा कि हमने डिलीट कर दी। साहब, डिलीशन का आपने बनाया क्या? आप बताइए ना मुझे कि 2024 के पहले पहले कभी मना किया जाता रहा हो सीसीटीवी फुटेज देने से, कभी मना किया जाता रहा हो किसी सूचना देने से, कभी मना किया जाता? जब इतने सालों से कुछ नहीं मना किया गया तो अब आपको देने में क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों मनमानी हो रही है? पहले होता था कोई भी डिसीजन जब लेता था चुनाव आयोग तो सारी स्टेक होल्डर्स को बैठाता था, सारी राष्ट्रीय पार्टी होती थी, किसी राज्य का मसला होता था तो उस राज्य की भी क्षेत्रीय पार्टियां होती और उन सब के साथ डिस्कस होने के बाद में फाइनल डिसीजन लिया जाता था। आज तो मनमानी है, हमने करना है, हम तानाशाह। तो साहब, जब ये करेंगे, चुनाव आयोग कहे एक भी गलत नहीं हुआ है बिहार में, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया जिन्हें आपने मरा कहा, ये देखिए जिंदा खड़े, जिनको आपने जैसे कहा उससे उलट खड़ा है। जब सारे सबूत आ रहे थे सामने, बीएलओ खुद ही फॉर्म भर दे रहे थे, खुद ही साइन कर दे रहे थे, ऑन कैमरा सारी चीजें आ गई, फिर आप फिर भी कह रहे हैं फेयर है। और जब ये फेयर बताएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, राहुल गांधी ने इस देश की लोकतंत्र, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके सम्मान को बचाने के लिए किया कि भविष्य में वो संदेह से परे हो, लेकिन आपने उसे इतना खराब कर दिया। और फिर बचाव में कौन उतरता था? भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होने पाती थी, इसी के ट्वीट आना शुरू हो जाते थे और इसी ने ऑफिशियल एक भी बयान जारी नहीं किया, एक भी, सूत्रों के जरिए, सूत्र सूत्र सूत्र। अब आप बताइए, आपकी हिम्मत नहीं है एक बीच? राहुल गांधी को एक लिखित जवाब ही दे देते कि आपने तारीख इतने को ये किया था, ये 3 क्वेश्चन उठाए थे, इसका जवाब ये है, आपने झूठ बोला है, क्यों बोला है, ये है, इसका हमने जांच की, ये है, इसका ये है, ये है। आप तो नहीं बोल पाए। यानी आपने चोरी करी, आपने इस देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया, कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाया, और जब आपके पास कुछ बचाव के लिए नहीं बचा तो आपने 272 उन अफसरों का गैंग उतार दिया जो वास्तव में आरएसएस का है, बीजेपी का है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी क्या कहते हैं, इस देश के डेटा के साथ कहते हैं,
इस देश के 1% लोगों के पास भारत की संपत्ति का 50% है, यानी वही 50% मालिक। तो साहब ये जो 272 नाम है, सबको देख लीजिए, ये वही 1% वाले हैं जिन्होंने मलाई खा ली है और मलाई के कारण उन्हें मजबूरी है बोलना। मैं उदाहरण के साथ देता हूं, 16 जजेस थे जिनमें 2 सुप्रीम कोर्ट के थे। 16 के 16 कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई खत्री है, कोई जो है दूसरी और सवर्ण जाति का है, एक भी ना तो कोई पिछड़ा है, ना कोई आदिवासी है, ना अल्पसंख्यक है, ना कोई। ये 16 जजेस का हो गया। इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स का हो गया। अब इनके रिलेशंस बता देता हूं। गोयल, आदर्श गोयल सबसे पहला नाम लिखा हुआ है। आदर्श गोयल ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए और सुबह नोटिफिकेशन जारी हो गया, एनजीटी के चेयरमैन लगा। ये एनजीटी के चेयरमैन लगाए गए और दिल्ली हिंदुस्तान की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई। इन्होंने इतनी रियायतें दे दी, रियल एस्टेट्स के लिए काम किया कि देश के तमाम हिस्सों में तमाम समस्याएं पैदा हो गई। एक चीज, इनके फैसले विवादों में। दूसरे, हेमंत गुप्ता चंडीगढ़ में ही रहते थे, उनके खिलाफ ईडी के जो रीजनल डायरेक्टर थे निरंजन सिंह, उन्होंने पूरी जांच की थी और अरुण जेटली के ही समय में, और पूरी जांच रिपोर्ट में बताया था कि कैसे जो इस समय एक वहीं पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने हुए, उनके साथ मिलकर के किस तरह से उन्होंने पूरी मनी लॉन्ड्रिंग की है, अरबों रुपए का घोटाला किया है, सारी चीजों के उन्होंने दस्तावेज दिए हैं। बावजूद इसके उन्हें मतलब आउट ऑफ वो करके और ले जाके सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया और वो किया गया। और ये उन्हीं जजों में शामिल थे जिन्होंने ईडी को यह अधिकार दिया कि हाँ वो कुछ भी करे। तो अब आप समझिए, इसके अलावा भी जो है सबका गिना सकता हूं। एक वो है जो दिल्ली हाई कोर्ट से रिटायर हुए, रिटायर होते ही उन्हें हरियाणा सरकार क्या है, वाड्रा का जो लैंड डील वाले मामले की जांच के लिए कमीशन बना देता है। कमीशन कहता है 3 महीने के लिए बनाया जाता है और 3 महीने में जांच देगा। साहब सालों साल 7 साल निकाल दिए। 7 साल बाद जब रिपोर्ट आती है तो क्या कहते हैं, कुछ नहीं मिला। लेकिन 7 साल मलाई खाई, 7 साल गाड़ी ली, 7 साल तमाम सुविधाएं ली। साहब कहां जाएंगे? भाजपा के आरएसएस के करीबी हैं। इसके बाद में आपको नाम बता देता हूं आईएएस अफसरों में। आप देखिए, एक संजीव त्रिपाठी है, रॉ के चीफ रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर है। अब आप ये सोचिए, ये संजीव त्रिपाठी ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर चुके और वो व्यक्ति हैं। इनकी पत्नी जो लक्ष्मीपुरी सॉरी ये जो अपने हरदीपपुरी वो है, हाँ उनकी पत्नी है साहब, वो है। इसके बाद में आप देखिए, इसके बाद में है निर्मला कौर, ये डीजीपी रही है झारखंड में, ये भी ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर चुकी इसी चुनाव के पहले। इसी तरीके से वाईसी मोदी के अपॉइंटमेंट से लेके सीबीआई से लेके सब चीजों का पूरा जो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है और एनआईए के डायरेक्टर तक बना दिया गया। और इसी तरह से मैं ढींगरा का बता ही चुका हूं, आदर्श का बता ही चुका हूं। जी 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 अजय भाई ये सारी चीजें तो बहुत सोशल मीडिया पर मेरा ये कहना है कि जब जिस तरह से चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश की जा रही, जिस तरह से चुनाव आयोग को बचाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र उतर गया, उससे तो मुझे लगता है चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पे और सवाल खड़े होते हैं। लोगों का शक और पुख्ता होता है कि कुछ तो है जिसको छुपाया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या सरकार को, खास करके मोदी जी को, अब ये डर सताने लगा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने बिहार की हार के बावजूद ऐलान किया है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर एक जन आंदोलन के रूप में इसको जो है देश के कोने कोने तक ले जाया जाएगा,
क्या सरकार को आशंका है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, इसलिए चुनाव आयोग को बचाने की कवायद में अभी से जुट गए हैं? स्वाभाविक सी बात, एसआईआर के जरिए बिहार का चुनाव जीता गया है। इसका उदाहरण अपने आप में है। 128 सीटें हैं जो आपने वोट काटे उसके वोट के अंतर से कम से जीते हैं, यानी 128 से कम कर दीजिए तो सरकार के आसपास नहीं आते हैं। ठीक है, अब आप दूसरी चीज, बाकी मैं छद्म खेलों पे नहीं जा रहा हूं, सिर्फ चुनाव आयोग के खेल। पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे थे, अकाउंट में ट्रांसफर हुए तो तारीख और समय सब कुछ है। साहब, चुनाव आचार संहिता लगे हुए में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, चुनाव आयोग देख रहा है। चुनाव आयोग दूसरे के खिलाफ एफआईआर की धमकी देता है और न जाने क्या क्या करता है, और करता भी है। लेकिन वही चुनाव आयोग दो दो जगह वोट डालने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं करता है, कोई रोक नहीं लगाता है। यदि एसआईआर हुई तो क्यों ऐसे हुआ? तीसरी चीज, और वो लोग घूम घूम के आते हैं। कहा जाता है आपके घर से पोलिंग स्टेशन भी नहीं ले जा सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको वोट डालने के लिए। और स्थिति क्या थी, दूसरे राज्यों से ट्रेनों में दूसरी चीजों में भर भर के लोग लाए जा रहे थे, बसों से लाए जा रहे थे और वोट डलाया जा रहा था। एक मैंने प्रभाकलन जो है, जो प्रभाकर हैं, जो निर्मला सीतारमण के पति हैं, उनका एक मैंने वो देखा और उन्होंने जो कहा है वो और शॉकिंग है। वो मैं अभी उस पर बहुत ज्यादा मैंने रिसर्च तो नहीं किए, लेकिन देखा है मैंने। उन्होंने कहा है कि ईसीआई हैज टू टेल द नेशन हाउ इट काउंटेड 1,77,673 मोर देन द पोल्ड वोट। पोल वोट से 1,77,673 वोट ज्यादा कैसे गिन लिए गए? कैसे गिने? अब आप सोचिए, कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं कह रहा है, एक जिम्मेदार व्यक्ति कह रहा है। मैं उसी तरह से एक देश का एलओपी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि कोई बात कह रहा है तो दूसरी संवैधानिक संस्था को तत्काल उस पर जांच करानी चाहिए थी। चुनाव आयोग जानता है कि एफिडेविट का इसमें कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो लॉ है उसमें यह है कि जब पोलिंग हो और सारी रिजल्ट आ जाए तो उसके 1 महीने के भीतर वो स्टेक होल्डर्स जो वहां के प्रत्याशी हैं वो एफिडेविट दे करके शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद वो नहीं है तो पहली बात एफिडेविट, इस बात को पूर्व मुख्य जो है चुनाव आयुक्तों ने खुद कह दिया कि ये पूरी तरह से बेकार की बात। फिर अखिलेश यादव ने दिखा भी दिया कि उन्होंने तो हजारों एफिडेविट्स दाखिल किए थे साहब, उनपे क्या हुआ? तो झूठ बोलने में कुछ भी बोलिए, लेकिन वास्तव में जो चीज सामने आई, आप निष्पक्ष थे, मैं मान लेता हूं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, मान लेता। आप जांच करा देते ना, आप जवाब दे देते ना। जैसे वो सार्वजनिक मंच पे आए और एक एक दस्तावेजी सबूत के साथ दिया, आप भी दे देते। लेकिन आप चोर हैं और इसलिए आप जवाब नहीं दे पाए। जब हरियाणा वाला राहुल गांधी ने किया तो याद करिए, सूत्रों के माध्यम से खबर छपवाई गई और हरियाणा के सीईसी ने ट्वीट किया कि हम इस पर वो करेंगे तुरंत। आज तक तो अभी उन्होंने कुछ किया नहीं है, कोई दस्तावेज, कोई चीज नहीं। अच्छा, अजय भाई एक चीज बताइए, ये इसी मुद्दे पर एक और जो है, एक आपको पता है कि और गैंग एक्टिव है इस वक्त, जो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी का जो ये वोट चोरी का मुद्दा है, बिहार में बिल्कुल फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया, लोगों ने इसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। आपको भी ऐसा लगता है, या आपको लगता है ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है सो कॉल्ड पत्रकारों के जरिए, ये उसी बड़ी गेम का हिस्सा है जिस गेम का जो पार्ट ये 272 लोग भी हैं? देखिए, बिल्कुल 100% वो 272 गैंग का ही हिस्सा है, उसी के ही स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम है। अब मैं इसमें जो सबसे बड़ी बात बताता हूं, मैं कहता हूं इतना सक्सेसफुल रहा, और सक्सेसफुल का क्यों कह रहा हूं
कि राहुल गांधी ने जो बात कही, जो सबूत कहे, उन्होंने कहा ये काम बिहार में भी किया जा रहा है और वो बिहार के इलेक्शन में साबित हो गया, चाहे 6 तारीख का इलेक्शन हो चाहे उसके बाद का। मैं इसलिए कह रहा हूं कि साबित हो गया। आप देखिए जो डेटा आ रहा है, उस डेटा से पता चल रहा है कि हां, जो राहुल गांधी ने कहा था वोट डिलीशन और वोट एडिशन, और उसके अंदर जो खेल था, जो दिखाया था, वही तो हुआ है। इस चुनाव ने तो यह साबित कर दिया कि जनता ने नहीं जिताया। राहुल गांधी ने जो कहा उसका असर देखिए। पिछली बार कांग्रेस पार्टी 70 सीट पे लड़ी थी, इस बार कांग्रेस पार्टी 60 सीट पे लड़ी, और स्थिति यह है उनमें कांग्रेस पार्टी को 4.25 लाख वोट ज्यादा मिला पिछली बार से। तब 70,000 पे जो मिला था, उससे 70 सीट पे उससे भी ज्यादा मिला। 60 पे ही उन्हें इतना मिल गया, पहली बात। यानी मतदाता उनके साथ बढ़ चढ़ के आया, क्योंकि ओरिजिनल मतदाता ही आएगा, फर्जी वाला तो आएगा नहीं। दूसरी चीज, तेजस्वी यादव 140 सीटों पे लड़े। अब आप देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी को 19 लाख वोट ज्यादा मिला पिछली बार के मुकाबले। उन्हें उतना ज्यादा मिल रहा है, इन्हें इतना ज्यादा मिल रहा है। अब यदि इन सारी स्थितियों को देखें, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट 20% मिला है और जेडीयू को जो 19% मिला है, एलजेपी को जो 5.25% मिला है, इन सब में यदि आप आकलन करें तो आपको खुद दिख जाएगा कि वोट चोरी के सिवा और किसी तरीके से इन्हें समर्थन नहीं मिल सकता था। ये वोट चोरी की सरकार बनी है। नीतीश कुमार वोट चोर मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ले रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी जी, बहुत सही अजय भाई, बहुत सही कहा, क्योंकि आपके पास समय की कमी है। दोबारा आपसे फिर जुड़ेंगे, लेकिन ये जो एक्सपोज, जिस तरह से आप बेदाग बेबाक होकर बोलते हैं ना, यही सुनने में मजा आता है। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब मिल गए, और बेबाकी से जिस तरह से आपने बताया है, सच्चाई रखी है, वो भी पसंद आया होगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, हमें वक्त दिया, इसके लिए अजय भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।